हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से संबंधित है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अगर कोई इक्वेशन इस रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h XY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन कहते हैं या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये सेकंड डिग्री की है और इसके अंदर 1 पावर वाले टर्म भी हैं और 0 पावर वाले टर्म भी हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है इसके डेल का क्या सूत्र है। तो इसका डेल इस प्रकार से लिखा जाता है, डेल इज इक्वल टू, अब यहां डिटरमिनेंट बनाते हैं, ए बी सी एफ जी एच, इधर से भी ऐसे एफ जी एच। इसका जब विस्तार करते हैं तो मिलता है हमें ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और यदि जो इक्वेशन दी हुई है उसके लिए अगर हम डेल निकालना चाहते हैं और डेल का मान अगर 0 आ जाए, तो यदि डेल का मान अगर 0 आ जाता है तो दी हुई इक्वेशन जो है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या सामने बात है कि यदि डेल का मान 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अर्थात रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें कई बार लिखा रहता है, जैसे मान लो सी के स्थान पर उसने के लिख दिया। उसने कहा कि के किस मान के लिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी। तो आप डेल का मान निकालते हैं। जब आप डेल का मान निकालते हैं तो एबीसी की तुलना करके जब इसमें मान रखेंगे यहाँ पर तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ी लेंथी ना हो, शॉर्ट में कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक को समझने से पहले आप ये बात समझिए कि उसमें दिया है कि इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो ऐसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जिनकी इक्वेशन हम ये मान सकते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन मान सकते हैं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि m1 m2 c1 c2 और m1 और c1 और m2 और c2 में क्या रिलेशन है। तो इनके रिलेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, और m1 c2 प्लस m2 c1 इज इक्वल टू 2g अपॉन बी, और c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस 2f अपॉन बी, और लास्ट में है c1 इंटू c2 इज इक्वल टू c अपॉन बी। एक्चुअल में ये इक्वेशन बनी कैसे है? सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन होगी उसमें जो वाई स्क्वायर का टर्म है इस पर ध्यान देंगे। इसका जो कोफिशिएंट है वो b है, तो इसमें प्रत्येक को जो है कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले किसका लिखा गया है फॉर्मूला? m1 इंटू m2 का, तो ये बना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, डिवाइड करना है b से हमें, तो a अपॉन b हो गया। फिर दूसरा जो फॉर्मूला बना है वो बना है एक्स वाई के कोफिशिएंट से, तो x और y का कोफिशिएंट जो है वो 2h है, तो यहाँ पर 2h को फिर डिवाइड करा गया है b से। फिर नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला बना है वो बना है हमारा x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2g है, तो 2g को हमने डिवाइड करा है 20 है, और लास्ट में
C1 और C2 यानी कि जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट है 2f है, तो 2f को भाग करा गया है 20 है, और लास्ट में जो है C1 C2 के लिए हमने c का इस्तेमाल करा है, अर्थात c को डिवाइड करा गया है 20 है। तो प्रत्येक में 20 से तो डिवाइड करा ही गया है। दूसरी बात क्या है कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव लगाए गए हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ से देख सकते हैं हम, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इसको छोड़ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। जब इधर से चलते हैं तो प्लस से शुरुआत होती है, इधर से चलते हैं फिर भी प्लस से शुरुआत होती है। तो अगर हमें M1 और M2 के बारे में बात करनी है तो हम शुरुआत करेंगे इधर से, और अगर हमें C1 या C2 के बारे में बात करनी है तो हम शुरुआत करेंगे इधर से। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 6x² प्लस 11xy माइनस 10y² प्लस x प्लस 31y प्लस k इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन k। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो k का मान हमें फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर तरीका तो यही है कि आप डेल का मान निकाल लें और डेल के मान को 0 के बराबर रख दें और k का मान आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम आपको कुछ नया तरीका बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि k निकालना है हमें, तो k किस में आएगा, जो फॉर्मूले हमारे पास में जो हमने फॉर्मूले लिखे थे अभी, उनमें जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो था C1 इंटू C2, और जो k है इसको डिवाइड करेंगे y² के कोफिशिएंट से, यानी कि -10 से। तो k अपॉन -10, ये बात नंबर आ गई 1। अब लिखेंगे C1 प्लस C2, तो k तो लिख दिया हमने, अब ये आ चुका, अब इसका नंबर है, लिखा जाएगा -31 अपॉन b, यानी कि -10। तो ये हो जाएगा आपका 31 अपॉन 10, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में अगर हम मान लें कि k की वैल्यू -15 है, तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 हो जाएगा -15 अपॉन -10, या कह लो 15 अपॉन 10, या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5। अब ये हम मान सकते हैं कि ये C1 है और ये हम मान सकते हैं ये C2 है। तो अगर अब हम जोड़ दें C1 C2 तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपका 31 अपॉन 10, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। अतः यही विकल्प हमारा सही है, आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रॉपर इसका मान निकालना चाहें तो लंबा मेथड है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चनों में आपको विकल्प से ही आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक्यूरेट बिल्कुल मान निकालना चाहते हैं इसका, तो वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नोट में समझिए इस बात को जरा। सबसे पहले आप लिखेंगे M1 इंटू M2, तो M1 M2 किससे मिलेगा, पहले से मिलेगा इससे, तो 6 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, y² कोफिशिएंट, यानी कि -10 से तो डिवाइड करना ही करना है। अब आप लिखेंगे M1 प्लस M2 माइनस, अब क्या लिखेंगे 11, यानी कि xy का कोफिशिएंट अपॉन -10, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10। इक्वेशन नंबर डाल दो इस पर 3, इस पर डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम इनको सोल्व करके M1 और M2 के मान निकालते हैं। कैसे निकालने हैं M1 M2 के मान, मान ले जावे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम, m² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना है 11 अपॉन 10 इंटू m प्लस मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी m1 इंटू m2 क्या दे रखा है 6 अपॉन -10 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 m² माइनस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब इसे हम सरल करेंगे तो m के 2 मान निकलेंगे। तो पहला मान तो निकल कर आ जाएगा 3/2 और दूसरा मान निकल कर आ जाएगा -2/5। अब हम क्या काम करेंगे कि जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला था हमारे पास में वो था m2c1 प्लस m1c2 इज इक्वल टू 2g/b। 2g/b का मतलब क्या है कि हमने ये वाला भी ले लिया था, ये वाला भी ले चुके थे, x का कोफिशिएंट केवल, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1/-10। अब हम यहाँ पर m1 का मान रख देते हैं, तो m2 का मान तो है माइनस के 2/5 c1 प्लस 3/2 c2 इज इक्वल टू -1/10। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 4c1 प्लस 15 c2 इज इक्वल टू -1। अब जो इससे पहले हमने c1 और c2 की इक्वेशन थी हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 62/5। अब इनको ऐड कर दो, जैसे ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 19c2 इज इक्वल टू 57/5। ये 19 से डिवाइड हो जाएगा तो c2 आ जाएगा आपका 3/5। अब हम मान निकालते हैं c1 का, तो c1 का मान कहाँ से निकालेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर हमारी 2 दी है, तो इक्वेशन नंबर 2 से c1 की वैल्यू आ जाएगी 31/10 माइनस c2 की वैल्यू है 3/5, तो यह आ जाएगा 25/5, यानी कि जो c1 की वैल्यू आगे निकल के वो आगे 5, तो c1 की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से देखिए जरा, इक्वेशन नंबर 1 है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k का वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -10 c1 c2, तो -10 c1 है 5 और c2 कितना है 3/5 है, तो यहाँ पर जो है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी लिखा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात जो दी हुई इक्वेशन है ये दो रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है, तो लैम्डा का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ये जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है इससे तो डिवाइड करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, फिर लिखेंगे m1 प्लस m2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या है xy का -5/2, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यह आ गया 5/2। इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इस पे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब ऑप्शन लेके चलते हैं, जैसे मान लो मैं बी ऑप्शन ले लूँ इसमें, तो यानी कि लैम्डा का मान मैंने मान लिया है 2, कोई भी विकल्प एट रैंडम उठा लिया। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, m1 इंटू m2 का मान आ जाएगा 1। अब दूसरी तरफ जो हमें दिया है 5/2 दिया है, तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2, यानी कि ये मैंने मान लिया है m1, इसको मैंने मान लिया है m2। तो हम क्या काम करते हैं, m1 प्लस m2 निकालते हैं, यानी कि 2 प्लस 1/2 निकालते हैं, तो आ जाएगा 5/2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दी हुई कंडीशन है, अर्थात बी विकल्प इसका सही है। अब हम प्रॉपर तरीका देखते हैं इसका नोट में। अगर एक्यूरेट बिल्कुल आंसर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
C1 इंटू C2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखते हैं इस साइड से 3 है, डिवाइड किससे करेंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी कि 2 से, इक्वेशन नंबर डाल देंगे इस पर 3। अब हम निकालते हैं C1 प्लस C2, माइनस लगाना है यहाँ पर, और ये हम पहले लिख चुके, ये भी लिख चुके हैं, इधर ये लिख चुके, अब नंबर है इसका, तो क्या लिखा जाएगा -7 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर डाल देंगे इस पर हम 4। अब पहले की तरह से हम एक इक्वेशन लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जिसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है और सम ऑफ द रूट ये है, तो क्या लिख देंगे हम, मान लो वो इक्वेशन सी के रूप में है, तो सी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो 7 अपॉन 2 सी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि C1 इंटू C2, तो कितना है 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सी स्क्वायर माइनस 7 सी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से सोल्व करेंगे तो सी के 2 मान निकलेंगे, पहला मान जो आ जाएगा निकल कर 3, और सी का जो दूसरा मान आ गया वो आ गया 1/2। अब उसके बाद में हम वो इक्वेशन लिखते हैं m1 C2 प्लस m2 C1। यहाँ पर m2 C1 भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 5 अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 2। अब C1 का मान रखो और C2 का मान रखो, m1 C2 का मान है 1/2 प्लस m2 C1 का मान है 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा हमें m1 प्लस सिक्स m2 इज इक्वल टू 5। अब m की एक इक्वेशन और भी है जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखा है इसमें, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 5 m2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन 2, तो कितना मिलेगा हमें 5 अपॉन 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। अब ये m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिल जाएगा m1, तो m1 कैसे निकलेगा 5 अपॉन 2 माइनस m2 यानी कि 1/2 या कह लो 4/2 या कह लो 2, तो m1 की जो वैल्यू आगे निकल के वो आगे 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2 m1 m2, तो 2 m1 कितना आया था हमारा 2 और m2 आया था 1/2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार मैंने देखा कि लैम्डा का मान जो है 2 आ गया, जो कि हमने ऑप्शन से भी चेक करा था, तो इसका विकल्प जो है बी ही सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। इसमें भी कहा गया है कि दी हुई जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो लैम्डा का मान हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं m1 इंटू m2, तो m1 m2 कैसे लिखा जाए, इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी कि लैम्डा से, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब लिखते हैं m1 प्लस m2, माइनस लगाएंगे पहले, और x इंटू वाई का कोफिशिएंट तो -3
अपॉन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी कि लैम्डा। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये आया है निकल के 3 अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। अब एट रैंडम ऑप्शन उठाते हैं, मोस्टली क्वेश्चनों में 2 ही आंसर आता है तो इसका भी 2 ही आंसर चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन उठा लिया हमने, लैम्डा का मान हमने मान लिया 2। तो क्या मिला हमें, m1 इंटू m2 आगे 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2। कहने का मतलब ये हो गया कि इसे हम मान सकते हैं m1 और इसे हम मान सकते हैं m2। अब इनको जोड़ कर देखो दोनों को, तो m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो 3/2 जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यही विकल्प इसका सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। जो इसका प्रॉपर तरीका है, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, आप उसी प्रकार से इसका प्रॉपर तरीके से आप इसे सोल्व करके देखना, तो तब भी आपका आंसर जो है वो लैम्डा की वैल्यू 2 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2001 में आया था। इसमें भी लिखा है कि दी हुई जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो लैम्डा का मान फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, C1 इंटू C2, तो लास्ट वाला जो अचर पद है लैम्डा है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से भाग किया जाएगा यानी कि 2। इक्वेशन नंबर इस पर हम डाल देंगे 1। अब लिखेंगे C1 प्लस C2, ये आ चुका है, अब इसका नंबर आ गया है, माइनस तो लगाएंगे ही हैं, और y का कोफिशिएंट -5 है, अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से, तो यह आ जाएगा आपका 5/2। इक्वेशन नंबर इसमें डाल देते हैं 2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आमतौर पे मोस्टली क्वेश्चनों में लैम्डा या के की वैल्यू 2 ही आ रही है, तो इसमें हम चेक करते हैं डी विकल्प। ये मान लेते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 2 है, चेक करके देखते हैं इसे। तो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, 1 का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1/2। ये यूँ कहें इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा C1 और इसको मान लेंगे हम C2, दोनों को ऐड करते हैं, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 1/2, तो आ जाएगा 5/2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका डी ही विकल्प सही है। और यदि हम इसका प्रॉपर मान निकालना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में समझाए हैं, आप उसी प्रकार से सोल्व करना, तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर लैम्डा का मान 2 ही निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। यहाँ पर भी लिखा है कि दी हुई इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी शुरुआत करते हैं हम m1 इंटू m2 से। तो m1 इंटू m2, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से तो भाग करेंगे, तो पहला एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या 4 है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे के से, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं m1 प्लस m2 माइनस, ये आ चुका है, इसके बाद आएगा इसका नंबर यानी कि 8 अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यानी के, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब चूंकि के नीचे है तो ए विकल्प तो हो नहीं सकता, यानी कि के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलो चेक करते हैं, अगर हम के की वैल्यू मान लें 4, तो के की क्या मान लेते हैं वैल्यू 4, तो क्या मिलेगा हमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2। तो हम देखते हैं कि ये जो m1 m2 इज इक्वल टू 1 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ -1 इंटू -1। तो कहने का अर्थ ये हो गया
कि एक तो हो गया हमारा m1, दूसरा हमारा हो गया m2। चलिए अब निकालते हैं m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 का जो दूसरा रूप इसमें दिया हुआ है। अतः इसका बी विकल्प ही सही है। प्रॉपर तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसमें पहले आप जो टर्म नहीं है उनको 0 मान सकते हैं, अर्थात इस इक्वेशन के बाद में आप लिख सकते हैं 0x प्लस 0y, और ये इधर आ जाएगा तो -9, और फिर आप इसे प्रॉपर तरह से करके तब भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2000 में आया था। इसमें भी लिखा है कि दी हुई जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो डी का मान फाइंड कीजिए। तो डी कहाँ दिया है, सी के स्थान पर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं C1 इंटू C2। तो C1 इंटू C2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D अपॉन वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आ गया माइनस का D। इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब लिखते हैं हम C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, ये हम लिख चुके हैं। इसके बाद नंबर किसका आता है, इसका आता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो -5 अपॉन -1। तो क्या लिखा जाएगा, ये -5। इक्वेशन नंबर होगी 2। अब जैसा कि इसमें दिया है कि कहीं भी इसमें ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा, तो एट रैंडम पकड़ लेते हैं कोई भी। मान लो मैं इसको पकड़ता हूँ D को, तो विकल्प D जो है इसमें D की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, 14। चलिए चेक करते हैं, C1 इंटू C2 इज इक्वल टू -14। अभी जो -14 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 इंटू 2। -7 जो है इसे मैं मान सकता हूँ C1, और इसको मान सकता हूँ मैं C2। तो अब निकालते हैं C1 प्लस C2। तो C1 तो आ गया -7 प्लस C2 आ गया 2, तो ये आ जाएगा -5, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। अतः इसका विकल्प डी ही सही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें डी विकल्प का कैसे चला पता, या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन लिया जाए। तो आमतौर पर तो जो 2 वाला ऑप्शन लिया था हमने, यहाँ पर डी ऑप्शन क्यों लिया हमने। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप उसे चेक कर सकते हैं उस मेथड से भी। कैसे, कि सबसे पहले आप कोई विकल्प लेंगे, जैसे मान लो मैं ए विकल्प ले लूँ यहाँ पर, तो ए के अकॉर्डिंग जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35। अब क्या काम करेंगे इसके बाद में, अब इक्वेशन नंबर 1 से बनाओ, क्या बनेगा, C1 इंटू C2 इज इक्वल टू -35, और C1 प्लस C2 की वैल्यू दी है पहले से, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू दी है -5। अब क्या काम करते हैं हम, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे C में। तो लिखेंगे C² माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी कि -5 इंटू C, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि -35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा C² प्लस 5C माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसके निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी निकालते हैं इसका, B² माइनस 4AC, B² यानी कि 25 माइनस 4A यानी कि 1, C माइनस का 35। जब आप ये सोल्व करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यदि डी की वैल्यू माइनस में आती है तो तब भी वो विकल्प सही नहीं होगा, वो विकल्प गलत माना जाएगा। और यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है तब भी वो विकल्प जो है गलत माना जाएगा। सही विकल्प होने के लिए उसका पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये विकल्प जो है इसका गलत है। इसी प्रकार से आप चेक करना बी वाला विकल्प, फिर आप चेक करना सी का विकल्प, और फिर आप देखना डी वाले विकल्प में। चलो मैं डी वाला विकल्प आपको दिखाता हूँ कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं आता है। तो सारे विकल्प चेक करके देखना इस प्रकार से कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा।
चलिए चेक करते हैं डी विकल्प भी इसका। तो क्या मान लेंगे डी में हम, डी की वैल्यू मानी मैंने 14। तो सबसे पहले निकालते हैं C1 इंटू C2, तो माइनस का 14, C1 प्लस C2 माइनस का 5 दिया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन C में बनाएंगे तो C स्क्वायर माइनस 5 C प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि C स्क्वायर प्लस 5 C और प्लस का नहीं सॉरी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब डी निकालते हैं यहाँ से इसका, बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 ए और सी क्या है 14 है, यह आ जाएगा आपका 81। और 81 जो है 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो यही विकल्प इसका सही है। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2005 में आया था। यहाँ पर भी लिखा है कि जो दी हुई इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, m1 इंटू m2, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 12, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे पहले, ये हम लिख चुके हैं, इसके बाद नंबर आएगा इसका, यानी कि माइनस का 10 अपॉन वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 12, या यूँ कहें 10 अपॉन 12 आ गए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं इसके। अब जैसे कि इसमें आपको लग रहा है 2 ऑप्शन दे रखा है, तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। मान ली जाए लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 वैल्यू रख देंगे तो 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 1/3। तो कहने का अर्थ ये हो गया, इसको मान सकता हूँ मैं m1 और इसको मान सकता हूँ मैं m2। अब इनका सम निकालते हैं, m1 प्लस m2 निकालते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 5/6, और ये भी क्या था 5/6 था ये भी, तो इसके इक्वल आ गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी ऑप्शन इसमें सही है। तो एक तो तरीका ये होगी, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और ये चेक करेंगे कि डी की वैल्यू माइनस है, प्लस है या परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर माइनस की है तो वो विकल्प सही नहीं होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो विकल्प सही हो सकता है। गारंटी नहीं है उसमें भी, क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑप्शन चेक करके करते हैं हम, तो उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर में जब दूसरा ऑप्शन कोई रख के देखेंगे तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, 2 ऑप्शन होंगे जिनके होने की संभावना होगी। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तो ऑप्शन कैंसिल कर दो आप बिल्कुल, लेकिन जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बन गया है और 2 ऐसे विकल्प आ गए हैं जिनमें 2 में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो तब ये कंडीशन होगी, ये वाला मेथड उस टाइम पे काम नहीं करेगा फिर। तो फिर आप जो पहले सबसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कराए थे, फिर आप उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या अपना डेल निकाल कर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर तो आप इसके सारे विकल्प चेक करके देख लेना, तो केवल बी ऑप्शन जो है इसी में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाकी किसी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट है ही नहीं, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो मैंने 2 कराया था, तो उसमें आप देखना कि 3 में और 2 में जो विकल्प में जिस विकल्प में 3 लिखा है और जिस विकल्प में 2 लिखा है, तो वहाँ पर जो है दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को आप जो प्रॉपर मेथड है उससे ही करेंगे, या फिर जो आपका डेल निकालने का तरीका उससे कर लेना, जो भी आपको इजी लगे। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ के बाद में इसने विकल्प लिखा है कि a प्लस बी का मान 0 के बराबर है, या a प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर है, या b प्लस सी की वैल्यू जो है 0 के बराबर है।
या ननोस्तीज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो वही तरीका है कि आप डायल निकाल लो और डायल को 0 के बराबर रख दो, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करती ही है, और आप उसका सॉल्यूशन करना तो वहाँ पर आएगा आपका कि a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आंसर तो इसका डायरेक्ट याद रखना आपको कि इसका आंसर जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जो हमने आपको ट्रिक बताई है उसी मेथड से हम इसे देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहला जो इक्वेशन ऐसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, a एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एक्स वाई का टर्म नहीं दिया है तो 0 लिख लेंगे, 0 एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी वाई प्लस 0 लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर फिर 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि h की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0, और 2g की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर c के बराबर, 2f की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर c के बराबर, और वो जो हमारा c था उसे c डैश मान सकता हूँ मैं, तो c डैश की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 0। अब हमारे जो फॉर्मूले हमने जो 5 आपको फॉर्मूले बताए थे उनको लिखते हैं हम जरा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b, चूंकि h 0 है तो ये 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। फिर m2 c1 प्लस m1 c2 इज इक्वल टू 2g अपॉन b। अब यहाँ पर जो 2g की वैल्यू कितनी है c है, तो ये हो जाएगा c अपॉन b, इक्वेशन नंबर 3 इस पर डाल सकते हैं हम। अब लिखते हैं c1 प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस का 2f अपॉन b, और 2f की वैल्यू कितनी है c है, तो ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन b, इक्वेशन नंबर 4। और लास्ट इक्वेशन होती है c1 इंटू c2 इज इक्वल टू c डैश अपॉन b, c डैश की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं, नीचे से चलते हैं यहाँ से। अगर c1 और c2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो c1 0 है या c2 0 है या दोनों 0 है। अब दोनों 0 नहीं हो सकते क्योंकि एक c का मान उसने लिखा है कि c का मान 0 हो सकता है, एक c का मान 0, इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो मान लो कि c1 की वैल्यू तो 0 है नहीं, लेकिन c2 की वैल्यू 0 मान ली हमने। अब जैसे ही हम c2 की वैल्यू 0 मानते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, चलो मैं इधर लिख देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में क्या बन जाएगा, तो c2 की वैल्यू 0 होगी, तो यहां से निकल जाएगा c1 की वैल्यू। तो c1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस का c अपॉन b। एक बात, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में क्या परिवर्तन होगा। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि c2 की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा m2 c1 इज इक्वल टू c अपॉन b। लेकिन जो c1 की वैल्यू है वो क्या है, तो m2 माइनस का c अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन b, या यूँ कहें कि m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। अब m2 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो, तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा m1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, अर्थात m1 की वैल्यू आ गई 1। अब ये m1 और m2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में क्या है, m1 की वैल्यू रख देंगे हम 1, m2 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू a अपॉन b, या यूँ कहो -1 इज इक्वल टू a अपॉन b, या यूँ कहो कि a इज इक्वल टू -b, या a प्लस b इज इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका a ही विकल्प सही है जिसमें लिखा है a प्लस बी बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। जो इससे पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, बस उसमें h, इसमें h लिखा उसमें लिखा है c।
तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, या इसका आंसर भी उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और h की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2000 में आया था। इसमें लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन दी है, ये रिप्रेजेंट करती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, या पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके करने के जो प्रॉपर तरीका तो ये है कि आप डायल का मान निकाल लें और सबसे पहले चेक कर लें कि डायल का मान 0 है या नहीं है। अगर डायल का मान 0 आ गया है तो हम कहेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और यदि डायल का मान 0 नहीं आया तो उसके बाद में फिर कुछ कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग चलता है पता कि ये सर्किल है या पैराबोला है या एलिप्स है, फिर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को उस प्रकार से नहीं करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड इसका लगाते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, जो इक्वेशन जो दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है, ध्यान से देखो इक्वेशन को। ये इक्वेशन ऐसी दे रखी है कि इससे आपको एक नया आइडिया लगाना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकाल दें यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, या वाई स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 1 का। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि y प्लस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या y प्लस x माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन बन गई है y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है एक दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या बन गई, y प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी होगी है y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो दी हुई इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें, सी आ गया। तो ये है इसका शॉर्टकट तरीका। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सभी ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई विशेष जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।